हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कहा जाता है। तो या तो आप कह लीजिए प्रायद्वीपीय भारत नदियां, या तो फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत नदियों की बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं मध्य भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में भी बात होगी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं तीन नदियों के बारे में, तीन नदियों जो नदी तंत्र है तीन नदियों का, उनके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। पहला अगर बात करेंगे तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा बात करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बात किया था गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज बात होगी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो आप आइए, घबराना नहीं है फिगर देख करके। आपको मैं जो बताऊंगा वही याद करने हैं, तमाम नदियों को नहीं याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप ऑप्शन वाइज आप उसको एलिमिनेट बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आइए देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है जब कोई जमीन का हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो प्रायद्वीप बन जाता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत हम बोलते हैं। इधर नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दो चीज़ों को याद रखना है। जो नदियां इधर गिर रही हैं उसे हम कहते हैं कि वह बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, और जो नदियां इस साइड गिर रही हैं उन्हें हम कह देते हैं कि वह अरब सागर में गिर रही हैं। ठीक है, तो इन आप देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिर रही है, कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तीन नदी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली दे देगा, एक कोई दूसरी दे देगा। तो आपको एक बार मैं बोल दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक शब्द बताऊंगा जिसमें आपको आसानी से कुछ नदियां जो महत्वपूर्ण हैं वो याद हो जाएंगी, आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले देखिए कौन कौन सी नदी है। स्वर्ण रेखा नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बैतरणी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी, ये भी बंगाल के खाड़ी में। देखिए, बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों एक वह है एक ब है, तो दोनों का सेंस लगभग सेम है। तो आप बैतरणी और ब्राह्मणी ये नदियां, और स्वर्ण रेखा नदी, ये तीन नदी के बारे में भी मैं बताया कि जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी तरह महानदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी, अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। गोदावरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये सब के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, बस आप खाली ये ध्यान दीजिए कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो कि बंगाल के खाड़ी में गिर रही हैं। अब इधर आइए, अरब सागर की तरफ जो है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। आप देखेंगे तो लूनी तो कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, तो लूनी तो इधर ही आके समाप्त हो जाती है, ये जो है कि विलुप्त हो जाती है। अब आगे आइए, साबरमती आप देखेंगे, इधर से आप देखेंगे तो ये माही नदी है, इधर से देखेंगे नर्मदा, इधर ताप्ती, और इधर देखेंगे आप तो मांडवी नदी, और इधर सरावती, और इधर गंगावेली, इसके बाद पेरियार। ये नदी जो हैं मुख्य रूप से एक इधर आती हैं तो अरब सागर में गिरती हैं। अब मैं आपको इन सभी नदियों में जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये बस आपको याद रखना है, इन्हीं नदियों को याद मुख्य रूप से रखना है, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। देखिए, पहला क्या है, काम गंगो बंगाली। देखिए, इसमें चार नदी हैं। कावेरी, का मतलब कावेरी, फिर म का मतलब महानदी, ग का मतलब गंगा, गो का मतलब गोदावरी। मात्र ये चार नदी को आपको याद रखना है मेन रूप से। ये चारों नदी बंगाली का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो काम गंगो बंगाली, सिंपल है, काम गंगो बंगाली। और इनसे क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो आती हैं पेपर में, वो बंगाल की खाड़ी वाली नदी आपको याद हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है सीमा नताशा। सीमा किसी लड़की का नाम है, नताशा भी किसी लड़की का नाम है, दोनों अरब सागर में गिर गई। वैसे भी लड़कियां बहुत झगड़ा करती हैं, आप जानते हैं, तो झगड़ा करते हुए गिर गई होंगी। तो आपको याद रखना है कि सीमा और नताशा अरब सागर में गिर गई। इससे क्या होगा, आपको नदी याद हो जाएगी। देखिए, इधर से देखेंगे साबरमती, फिर माही, फिर इसके बाद नर्मदा, ताप्ती,
और इसके बाद शरावती। ये नदी जो हैं 3, 2, 5 नदियाँ जो हैं मुख्य रूप से अरब सागर में गिर रही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी बस ये 2 चीज़ें आप याद रख लिए तो बाकी ये नदियाँ तमाम जो देख रहे हैं इनको ज़्यादा याद नहीं करना है। बस इतना थोड़ा माइंड में आपको रहे ताकि कभी अगर घुमा के पेपर बना दे तो आप इसको ध्यान में रख सकें। अब आइए इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं। तो दोस्तों जो स्वर्ण रेखा नदी है ये आप देखेंगे रांची के पठार या आप कहेंगे झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से निकलती है और आ करके आप देखेंगे तो उड़ीसा होते हुए ये गिर जाती है कहाँ पे? बंगाल के खाड़ी में। दोस्तों जो झारखंड का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है जमशेदनगर, वह जमशेदनगर जिसको टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वह इसी यानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि जो झारखंड का जमशेदनगर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार या रांची के पठार से। अब आगे आइए, बस इतना ही डिटेल, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस ये छोटी छोटी नदियाँ। जब बड़ी नदियाँ आएंगी तो मैं डिटेल बताऊँगा। बैतरणी नदी की बात करें तो बैतरणी नदी क्योंझर पठार से निकलती है, ये आपको याद रखना है। किस पठार से? क्यों, आप देखेंगे क्योंझर पठार से निकलती है। अब आइए ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं तो देखिए ब्राह्मणी नदी भी आपको याद रखना है, ये भी आकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। अब महानदी की बात करते हैं दोस्तों, ये महानदी बहुत ही महत्वपूर्ण है उड़ीसा की। ये उड़ीसा में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये बांध इसी महानदी पर बना हुआ है जिसे हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा, मैंने सबसे ऊंचा बताया था टेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। बाकी यहाँ बात हो रही है आपका महानदी का, और यह उड़ीसा में है जो कि सबसे बड़ा बांध बना हुआ है महानदी पर। कौन सा? हीराकुंड बांध महानदी पर है। दोस्तों महानदी को आप पढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसका उद्गम स्थल लिख रखा है। कौन सी? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से ये निकलती है महानदी। और इसकी 2 मुख्य नदियाँ हैं दोस्तों, इसकी 2 मुख्य आप कहेंगे कि जो सहायक नदी जिनको बोलते हैं, जो आके इनमें मिल जाती हैं, उनको याद रख, अगर चाहें तो याद रखें, क्योंकि पीसीएस वगैरह वाले जो है इसको मेनली याद रख सकते हैं। इसमें 2 नदी, एक तेल नदी और दूसरा नदी है जोक नदी। तो तेल तो रोज आप जो है कि यूज करते हैं, इसलिए तेल नदी याद हो जाएगा। जोक जो तालाब वगैरह में पाई जाती हैं तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं जोक नदी। तो जोक नदी और तेल नदी 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? महानदी की। तो आप इसको याद रखें। अब आगे आइए गोदावरी की बात करते हैं दोस्तों। गोदावरी दक्षिण भारत की दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हम चाह रहे हैं कि डिटेल से पढ़ा जाए। आइए गोदावरी नदी की बात करते हैं। गोदावरी नदी, देखिए मैंने गोदावरी नदी अलग से बना रखे हैं क्योंकि ये डिटेल में पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। तो आप देखिए ये जो है नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है ये गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी बहुत बार पेपर में सहायक नदियों के बारे में पूछा है। इसीलिए कौन कौन सी सहायक नदियां हैं मैं बताते जा रहा हूं। गोदावरी की कहां से निकलती है? तो मैंने बताया महाराष्ट्र के नासिक जगह से, और वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पड़ती है, उसी पहाड़ी से निकलती है। अब इसकी आगे देखेंगे तो इधर से आप देखेंगे, अब देखिए नदी इधर से बह रही है ऐसे, तो आपको याद रखना दाएं से कौन मिल रही है और कौन सा बाएं से मिल रही है। तो आप देखेंगे दायां नीचे आ रहा है, तो दाएं से जाके मंजीरा इसकी सहायक नदी इसमें मिल जा रही है। कौन सी? मंजीरा। उसी तरह से ऊपर से देखेंगे तो पुरड़ा है, फिर आप देखेंगे पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा, इनके बारे में कई बार आया है, इसकी सहायक नदी हैं। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों चाहे पेनगंगा हो, चाहे वर्धा हो, चाहे बेनगंगा हो, ये सारी नदियाँ इसी की सहायक नदी मानी जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएंगे आप तो देखेंगे पेनगंगा और वर्धा आ करके जो वर्धा है, जिसको हम वर्धा कह रहे हैं, वर्धा, ठीक है। तो पेनगंगा और वर्धा जो है ये नदी आकर के एक बन गई और आगे जाकर के एक इनसे नदी मिल जाती है बेनगंगा। और बेनगंगा जब मिलती है तो इन तीनों की एक तरह से संयुक्त धारा आप देखेंगे तो नाम पड़ जाता है प्राणहिता।
तो ये भी पूछ सकता है कि प्राणहिता जो है वह किन किन नदियों के संगम से बनी है। तो आप कहेंगे कि पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा के मिलन से बनती है प्राणहिता। और ये सारी नदियाँ, चाहे पेनगंगा हो, चाहे वर्धा हो, चाहे वैनगंगा हो, चाहे प्राणहिता हो, ये सब की सब नदियाँ किसकी सहायक नदी मानी जाती हैं? तो आप कहेंगे कि गोदावरी की। दोस्तों गोदावरी बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, पहले आप ध्यान से सुनते जाइए। आगे आएंगे तो आप देखेंगे इसकी एक सहायक नदी है इंद्रावती। आप देखेंगे तो इंद्रावती नदी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ये छत्तीसगढ़ आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक इसकी सहायक नदी इंद्रावती भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे इधर से दिख रहा है आपको, आप देखिए इधर सबरी करके है, ये भी सबरी भी इसकी सहायक नदी है। तो मुख्य रूप से आपको पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता और इधर से मंजिरा और उधर से इंद्रावती और सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगर जो याद कर लेगा उसके लिए ये है कि कभी घुमा के भी पेपर पूछेगा तो आप इजीली उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियों का एक खासियत है कि वह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वृक्षनुमा का मतलब कि कई जो है पार्ट में, यानी आप देखेंगे तो उनका पानी जो बहाव होता है वो कई भाग में बट जाता है, इस तरह से बट करके पूरा वृक्षनुमा आकार रखता है। इसीलिए लिखा हूँ, इस बात को आप याद रखें कि दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अब आगे आइए, पहले तो गोदावरी की बात चल रही थी, तो गोदावरी के बारे में और भी बातें जानना है, क्योंकि अभी तो मैंने जो बताए हैं वो आपको बताए हैं कि कहाँ से निकलती है और इनकी कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। लेकिन दोस्तों जो गोदावरी है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है? गोदावरी। देखिए वैसे तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है, जिसमें से मैंने बताया था कि 2071 किलोमीटर लंबाई सिर्फ भारत में है, बाकी बांग्लादेश में है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ दे तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी। इसको भूलना नहीं, गोदावरी को 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। इस बात को भी याद रखना है, लंबाई भी पूछ सकता है इसका, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है तो जाहिर सी बात है लंबाई भी पूछ सकता है। अब आप देखिए कि गोदावरी का मैंने बता दिया था कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। इसका बहाव क्षेत्र आप देखेंगे तो महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई मैंने बता दिया 1465 किलोमीटर। और आप देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये भी मैंने आपको बता दिया, और इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा कह लीजिए, या वृद्ध को ही बूढ़ा कहा जाता तो बूढ़ी गंगा कह लीजिए। और दोस्तों दक्षिणी गंगा भी इसे कहते हैं। देखिए मैं अभी बताऊंगा कि दक्षिण भारत की गंगा अलग नदी है और दक्षिणी गंगा के नाम से अलग नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और जब कहेगा दक्षिण भारत की गंगा तो वो मैं बताऊंगा कि कावेरी को कहा जाता है। अभी मैं बाद में उसको बताऊंगा, उसका जिक्र अभी करना नहीं चाह रहा हूँ इसे। तो ये चीज़ें आपको मोटी मोटा याद रखने हैं। और अब मैं बात करूंगा दूसरे नदी जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, वह कृष्णा नदी है। दोस्तों कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली मैंने बताया गोदावरी, अब दूसरी की बात करेंगे तो कृष्णा नदी है जो कि दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी है। आइए बात करते हैं इसका बहाव स्थल। आप देखेंगे यानी कहाँ कहाँ किस किस राज्य से होकर बहती है। तो पहले आप बोलेंगे महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश, और इन राज्यों से होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब जो इसका उद्गम स्थल है यानी अपने कृष्णा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल भी पूछ चुका है पेपर में, इसलिए आपको याद रखना है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पड़ता है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है और निकल के आगे बढ़ते हुए इन राज्यों से होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इनकी सहायक नदियां कई बार पूछा है दोस्तों, इस बात को भी आप ये बात को ध्यान रख ले। कोई भी वनडे एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो नदियाँ हैं, जो जितनी नदियाँ अभी तक पढ़ा चुका हूँ,
4-5 नदियाँ का तंत्र है, आप चाहें तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और इन नदियों से हर वनडे एग्जाम चाहे PCS हो सब में पेपर बने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नदियों से पेपर न बने, तो इसलिए आप सीरियस होकर इसको पढ़ें। तो महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल होता है। अब ये आगे बढ़ रही है तो आप देखेंगे इसका इधर से यानी महाराष्ट्र में एक नदी पड़ती है कोयना नदी, और इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है कोयना बांध। तो कोयना नदी के नाम से ही कोयना बांध है, तो एक बांध भी याद हो गया और एक नदी भी। तो कोयना बांध किस राज्य में है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। और कोयना नदी इसकी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की। इन सहायक नदियों को जरूर याद करिएगा आप। और यही कोयना जो नदी है इसको महाराष्ट्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। अगर कोई नदी किसी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसे जीवन रेखा का उपाधि दे दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि कोयना नदी को महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहा जाता है, और इसी पर कोयना बांध भी बना हुआ है जो कि महाराष्ट्र में है। अब आगे बढ़िए, घाट प्रभा और माल प्रभा। देखिए दोनों में प्रभा लगा है, तो आप दिमाग में ये बातें इनकलकेट कर लीजिए, यानी बैठा लीजिए कि आप जो है ये घाट प्रभा और माल प्रभा ये दो नदियां भी किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की हैं। इधर से देखिए भद्रा और तुंग, ये कर्नाटक में आप पाएंगे इनको। तो तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी देखेंगे आप, वहाँ पे है कर्नाटक में। मैं जब राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ज़्यादा मैं डिटेलिंग बताना नहीं चाह रहा, आप थक जाएंगे। तुंग और भद्रा दो नदियां मिलती हैं, तो इन्हीं के नाम से तुंगभद्रा एक नदी है जो कि सहायक नदी पड़ जाती है किसकी? तो आप देखेंगे कृष्णा नदी की। और इधर एक आ रही है देखिए ऊपर से मूसी नदी। ये इसलिए मैंने दिखाया है मूसी नदी क्योंकि कई बार पेपर में पूछ चुका है कि जो मूसी नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के तट पर ही बसी हुई है। इसलिए हैदराबाद को आप याद रखें किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको याद रखने हैं। अब मैंने आपको दो नदी बता दी, गोदावरी कृष्णा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे आइए, पेन्नार नदी की बात करते हैं। तो पेन्नार नदी को ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखने हैं, पर आपको ये याद रखने हैं कहाँ से ये निकलती है। तो नंददुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? नंददुर्ग पहाड़ी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पेन्नार का उद्गम स्थल क्या है, तो आप कहेंगे नंददुर्ग पहाड़ी से। ठीक है, अब आगे आइए, आप देखेंगे तो ये कावेरी के बारे में भी पढ़ना है कि कावेरी, मैंने बताया था कावेरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों जो कावेरी है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक में पड़ता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी को आप देखेंगे तो ये एकमात्र दक्षिण भारत की नदी है जिसको सदाबहार नदी कहा जाता है। क्यों सदाबहार कहा जाता है? देखिए अभी तक जब मैं पढ़ा रहा था आपको ऊपर वाली नदियों को यानी हिमालय की नदियों को पढ़ा रहा था, तो आप देखेंगे वो हमेशा उनमें पानी भरा रहता है यानी सदाबहार नदियां हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो हिमालय है, बर्फ हमेशा जमा रहता है, वो पिघलता रहता है, उनको पानी मिलता रहता है। दूसरा एक रीजन और भी है, बरसात का पानी। तो बरसात और प्लस जो है हिमालय के जो बर्फ पिघलते हैं उनसे दो पानी के सोर्स मुख्य रूप से इन नदियों का है, जो उत्तर भारत की नदियां या हिमालय से जो नदियां निकलती हैं। लेकिन दोस्तों जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ नदियां बरहोमास जो है इसमें पानी यानी पूरे साल इसमें पानी नहीं रहता। मात्र एक नदी है कावेरी, जिसमें जो है कावेरी में बरहोमास पानी रहता है। अब ऐसा क्यों? आप देखेंगे जब मानसून पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब इधर से मानसून बनता है यानी अरब सागर से केरल कर्नाटक होते हुए जाता है तो यहाँ पे बरसात कर जाता है, और जब बरसात हो जाता है तो कावेरी को यहाँ पानी मिल जाता है आसानी से। लेकिन दूसरा जब मानसून रिटर्न होता है यानी लौटता है जब मानसून, तो मानसून लौटते समय भी यहाँ पे बारिश हो जाती है। यही कारण है कि मानसून जाते समय और रिटर्न आते समय दोनों समय बारिश होने के कारण जो कावेरी नदी है वह हमेशा पानी से भरी होती है, इसीलिए हम इसको सदाबहार नदी कह रहे हैं। सदाबहार मतलब कि बरहोमास यानी 12 महीने पानी का भरा रहना। समझ रहे हैं बात को? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कावेरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखो दक्षिणी गंगा कहे
तो दक्षिणी गंगा आप कहेंगे गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहे तो आप किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कावेरी को। और कावेरी पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों, कावेरी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध को भी याद रखना है। देखिए कावेरी है ना, बैरी कर रहा है ना, तो मैटूर बांध बना है। टूर पे आप जाते हैं तो वैसे भी आप बैरी करते रहते हैं, तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो कौन सा बांध, मैटूर, कई बार पूछा है इसलिए मैं जोर डाल रहा हूं, ठीक है। मैटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। अब दोस्तों इन नदियों की बात तो मैंने कर ली, यानी जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं इन नदियों का बात हो चुका, और इन नदियों को दोस्तों आपको याद रखना है। अब आते हैं इधर से, देखते हैं हम, जो कि ये पूर्वी घाट वाली, अरे पश्चिमी घाट वाली जो नदियां हैं, पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी मैंने ये पढ़ा चुका हूं इसलिए आपको ज़्यादा। अब ये नदियों यानी जो नदियां आ करके अरब सागर में गिर रही हैं उन नदियों की बात हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो आप लूनी के बारे में जानिए कि लूनी पूछता है कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, हेरा जाती है, जो भी आप कहेंगे, खो जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो है लूनी नदी। कौन सी नदी, लूनी नदी, जो कि कहाँ पे, तो कच्छ के रण में ही आके समाप्त हो जाती है। बस आपको इतना रखना है। और ये निकलती कहाँ है, तो अरावली पहाड़ी, आप राजस्थान में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने बता चुका हूँ, गुरु शिखर। तो अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ पड़ता है, उसी नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है लूनी का, और लूनी मैंने बताया कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अब आइए साबरमती की बात करते हैं। साबरमती को इसलिए मैंने ले लिया, आपने सुना होगा ये दो नदियां साबरमती और माही, ये दो नदी जो हैं आप देखेंगे तो खंबात के खाड़ी में आकर, देख रहे हैं ये यहाँ पे खंबात के खाड़ी में गिरती है। तो आपको याद रखना है कि साबरमती और माही नदियाँ ये आकर के आप देख रहे होंगे तो खंबात की खाड़ी ये है और इसी में आके गिरती हैं। इन दोनों नदियों को आपको याद रखना है। वैसे साबरमती का बहुत नाम सुने होंगे, आश्रम वगैरह जो गुजरात में है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो इसलिए महत्वपूर्ण थी। तो मैंने बता दिया ताकि आपको कभी पूछ सकता है कि साबरमती जो नदी है वह अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में, तो आप कहेंगे अरब सागर में। दोस्तों ये जो माही नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्त, इसको भी आपको याद रखने हैं। ये विंध्याचल पर्वत आप देख रहे होंगे, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है माही का। अब मैं माही के बारे में कुछ, माही ही नहीं, मैं 3 नदियों के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। मैंने क्योंकि इससे पहले बता चुका हूं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो एक माही है और दूसरा कांगो जायरे नदी है, जो कि अपने यहाँ भारत में नहीं है, विश्व लेवल पे हम पढ़ेंगे, पर अभी आपको बता रहा हूँ जो ध्यान दें। एक लिम्पोपो नदी है। ये 3 नदियों की क्या खासियत है कि जो भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पूछता है कि वह कौन सी भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे माही नदी है। कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। उसी तरह से जब भूमध्य रेखा या 0 डिग्री हम अक्षांश की बात करते हैं या विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो पूछता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि वह कांगो जायरे नदी है। कौन सी नदी, कांगो नदी कहिए या जायरे नदी, तो मैं इसीलिए दोनों को सटा के कांगो जायरे कह दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कांगो जायरे नदी जो है वह किसको, भूमध्य रेखा को या 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है, याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक रेखा है आप देखेंगे तो मकर रेखा, मकर रेखा के बारे में आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा कि पूरे 10 विश्व स्तर पे आप देखेंगे तो टोटल 10 देशों से होकर मकर रेखा जाती है, और इसको 2 बार काटने वाली नदी जो है वह है लिम्पोपो नदी। तो मैंने बताया लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है किसको, मकर रेखा को। मैंने कहा कि माही नदी 2 बार काटती है किसको, कर्क रेखा को। मैंने बताया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो जायरे। ठीक है, इन बातों को आप विशेष रूप से याद रखें, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप रट लें, एकदम दिमाग में बैठा लें। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 2 नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, नर्मदा और ताप्ती। पता नहीं कितने बार इनसे क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। आप ध्यान से सुने। आप देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत है,
इसके नीचे से देखेंगे तो नर्मदा नदी जा रही है। फिर दूसरा पर्वत श्रेणी आ गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये देखिए सतपुड़ा, ये विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा यानी विंध्याचल। सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। फिर जस्ट उसके नीचे आएंगे तो ताप्ती। इन नदियों की बड़ी खास बात है दोस्तों, ये नदियां ज्वार नद बनाती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी या ज्वार नद का नाम सुने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। दोस्तों जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, डायरेक्ट समुद्र के खारे पानी से मिल जाती हैं जा करके, उन्हें हम कह देते हैं कि ये एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं या ज्वार नद का निर्माण कर रही हैं। तो ये कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, नर्मदा नदी और एक बताया था, मैं कल पढ़ाया था जब गंगा तंत्र, तो सोन नदी बताया था। ये दोनों का उद्गम स्थल एक ही है। वह कौन सा उद्गम स्थल है? तो मैंने बताया था अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। और इनकी एक और खासियत है जो नर्मदा और सोन नदी की, कि ये दोनों विपरीत दिशा में बहती हैं। ये देखिए इधर आ रही है और वो जाती है उस दिशा में। तो दो नदियां कौन सी हैं जो एक ही जगह से उद्गम स्थल और विपरीत दिशा में बहती हैं? तो आप कहेंगे नर्मदा और सोन नदी। अब दोस्तों नीचे बढ़ते हैं तो ताप्ती आप देख रहे हैं। अच्छा, इसकी एक और खासियत है, पूछता है कि वह कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब कहेंगे आपकी भ्रंश घाटी क्या होता है? दोस्तों जो पहाड़, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे हलचल होता रहता है पृथ्वी में, तो पहाड़ का कोई हिस्सा नीचे दब गया और दोनों तरफ से पहाड़ हो जाए तो उनके बीच में बहने वाली जो नदियां होती हैं उन्हें कहते हैं कि भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इस बात को भी आप याद रखें कि एक तो ये ज्वार नद यानी एस्चुरी बनाती हैं, दूसरा इनकी क्वालिटी है कि यह रिफ्ट वैली से होकर यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है। अब आइए आप इनको याद करना चाहें दोस्तों, तो मैं जैसे याद किया हूं, आप लेटर है देखिए, मैं लिख रहा हूं वी एन, आप देखिए, ये देखिए वी मतलब विंध्याचल, फिर आप नर्मदा है तो आप एन, फिर एस, फिर टी। देखिए जब आपसे पूछे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, यस का मतलब सतपुड़ा, वी का मतलब विंध्याचल, दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी बहती है। अब कभी आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, टी मतलब ताप्ती, एन मतलब नर्मदा, नदी के बीच में कौन सी आप देखेंगे पर्वत श्रेणी है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये आप चाहें तो ये चीजें आप याद कर सकते हैं, आपके काम की हो जाएंगी। ठीक है। कौन सा? VNST, 4 ठे लेटर है। वैसे भी आप लोग बहुत सारे लेटर याद कर लेते हैं, फालतू का जब कोई काम होगा तो आप बहुत सारे लेटर याद कर लेते हैं। तो इसलिए काम का है, इसलिए आप इसको याद करें VNST, VNST। इससे आपको क्या होगा? भूलेगा नहीं, क्रम नहीं भूलेगा। विंध्याचल, नर्मदा नदी, देखिए विंध्याचल पर्वत है लेकिन नर्मदा नदी है, सतपुड़ा पर्वत है लेकिन ताप्ती नदी है। तो इनकी खासियत बहुत है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको जोर डाल रहा हूँ। तो अब आइए, अब इन नदियों के बाद पढ़ते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी गोवा की राजधानी जो पणजी है, आप सुने होंगे गोवा की राजधानी पणजी, इसी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए मांडवी नदी को याद रखें। यह भीमगढ़, कर्नाटक में पड़ता है भीमगढ़, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, शरावती नदी। शरावती नदी की क्या खासियत है दोस्तों, मैंने क्यों इसको ले लिया? आप कर्नाटक में इसका देखेंगे, कर्नाटक में है ये शरावती नदी। इसी शरावती नदी पर जोग गरसुप्पा या दूसरा नाम उसका महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो जोग गरसप्पा, मैं ये सब पढ़ाऊंगा जलप्रपात वगैरह, आपको घबराना नहीं है कि आप बता रहा है, बस सुनते जाइए। आप कई बार चीज़ों को जब सुनेंगे, कई बार पढ़ेंगे दोस्तों, तभी जा कर के ये चीज़ें आपको याद होगी, क्योंकि आपको एक हौसला रखना पड़ेगा, आपको हार नहीं मानने हैं दोस्तों। इन चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बार बार जोर डाल रहा हूँ। आप इसको ध्यान दें कि जो शरावती नदी है, इसी नदी पर जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है बना हुआ है, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अब आइए गंगा वैली की बात करते हैं। तो गंगा वैली के बारे में आप खाली बस इतना याद रखिए, कहाँ गिरती है? अरब सागर में। दोस्तों एक नदी है पेरियार, जो कि केरल, देखेंगे आप केरल है, तो केरल
राज्य जो है इसमें इसका मुख्य रूप से ये नदी बहती है। और आप देखेंगे तो पेरियार को इसलिए मैंने लिखा है, इडुक्की बांध है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध जो है इसी पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो आप इसको भी याद रखें कि इडुक्की बांध किस नदी पर बना है, तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखें। अब दोस्तों ये सारे जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताएं, लेकिन जो कृष्णा नदी थी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और है मेरे भाई, इसको आप एक बार देख लो। वह क्या है कि जो कृष्णा नदी जल विवाद है वह 3 राज्यों के बीच में है, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आप कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 1957 से ये विवाद चल रहा है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कब से चल रहा है, ये घबराना नहीं, आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच में है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आपको मैप रखने हैं भारत का नक्शा आपको जरूर रहना चाहिए आपके पास, और विश्व का हो जाए तो विश्व का भी रखिए, क्योंकि उससे आप बड़े आसानी से चीज़ों को विजुलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों और चीज़ें फिर कई बार आप देखते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें इनकलकेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है ये 3 राज्य जो हैं, इन राज्यों में विवाद होता है किस नदी को लेकर, तो आप कहेंगे कृष्णा नदी को लेकर। अब दोस्तों आगे बढ़िए, थोड़ा और आप जो है सब्र करिए, बस थोड़ा से बचा हुआ है। आप महानदी, मैंने देखिए माही नदी के बारे में मैंने बता दिया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और इसका जो आप देखेंगे बहाव क्षेत्र यानी किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, फिर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये बात मैंने यहाँ बता दी है, लेकिन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। मैंने माही नदी के बारे में बताया था, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी को ही नहीं बताया मैंने, लिम्पोपो नदी को बता दिया, मकर रेखा को 2 बार काटती है, और फिर मैंने बताया भूमध्य रेखा को कांगो जायरी नदी 2 बार काटती है। अब आ जाइए नर्मदा नदी की, मैंने बता दिया अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। ये सारी बातें जो लिखी है मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दी है, बस पढ़ दे रहा हूँ। बहाव क्षेत्र आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र, गुजरात, फिर खंबात के खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा कहते हैं, मैंने बता दिया। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका 80% भाग मध्य प्रदेश में ही बहाव क्षेत्र है इसका। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मैंने भ्रंश घाटी बता दिया कि पहाड़ का हिस्सा नीचे दब जाए और दोनों तरफ से पहाड़ टाइप का बन जाए, और बीच से जब नदियां बहती हैं तो कहते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर बह रही हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, मैंने बताया था, एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नदमुख का, यानी डायरेक्ट वह समुद्र के खारे पानी से आकर मिलती हैं, बीच में कहीं डेल्टा वगैरह नहीं बनाती हैं। अब आइए मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब आगे आइए, आप ताप्ती नदी की बात करेंगे तो जो खासियत इसकी है लगभग सेम खासियत इसकी है, यानी ये भी जो है आप देखेंगे तो यह भ्रंश घाटी से बहती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के। अब देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, अगर ये पूछे तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम स्थल है। किसका? तो आप कहेंगे ताप्ती नदी का। और एक शहर आप गुजरात में देखेंगे सूरत, जो कि हीरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है सूरत, वह भी इसी ताप्ती नदी के तट पर है। ये शायद मैंने लिखा होगा, अच्छा लिखा है, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब ये मैंने ट्रिक बता दिया, काम गंगो बंगाली यानी कावेरी, और फिर इसके बाद महानदी, गंगा, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और सीमा नताशा अरब सागर में गिर गई। तो आप कह सकते हैं कि सीमा नताशा अरब सागर में, मतलब कि आप देखेंगे साबरमती, माही, और फिर नर्मदा, ताप्ती और सरावती नदी ये जाकर के गिर जाती हैं अरब सागर में। अब जब ये बातें याद रहेंगी दोस्त ने, तो जब 4 ऑप्शन आता है ना, तो उसमें आप बड़े आसानी से छाट पाओगे, या आप जो है एलिमिनेट कर पाओगे कि नहीं यार ये तो यहाँ गिरती है अरब सागर में, ये गोदावरी, तो आप आसानी से छाट पाएंगे इसको। अब कृष्णा नदी के बारे में बता दिया। ये सारे डिटेल आज का रहा है दोस्तों नदियों के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इनको आपको जो है मिस नहीं करने हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।